किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और किसान भाइयों, चलती हुई सर्द हवाओं ने सर्दी के इस मौसम का तापमान और भी अधिक गिरा दिया है, यानी कि अच्छी खासी ठंड अब पड़ने को है। खैर, ठंड के मौसम में तो ठंड पड़ेगी ही, लेकिन इस ठंड का आनंद लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना और आपके अपनों का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। लेकिन ठंड के इस मौसम में सुख देने वाली एक और बात होती है, और वो कि बाजार में हर तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। चाहे बात करें मेथी की, चाहे मटर की, चाहे पालक हो, मूली हो या सरसों हो। खैर, ये तो ठंड की खास सब्जियां हैं। इसके अलावा भी जो सब्जियां हैं वो ताज़ा ताज़ा इस समय बाजार में मिलती हैं और आपके भोजन की थाली का स्वाद बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे भोजन की थाली का स्वाद और सेहत यूं ही बरकरार रहे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय खेत में जो सब्जियां लगी हुई हैं उन पर काम किया जाए, यानी कि उन्हें रोग रहित और कीट रहित रखकर एक अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाए। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम शीतकालीन सब्जियों में किस तरह से समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन करें, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, आर्य के कृषि महाविद्यालय सीहोर से। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार किसान भाइयों। सब्जियां कृषि और पोषण सुरक्षा की महत्वपूर्ण घटक हैं। गहन फसल प्रणाली में अपनाकर सब्जियों से हम अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल। सब्जियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवण पाए जाते हैं, जो शरीर की आंतरिक प्रणाली को मजबूत करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों की जो महत्ता है वो तो हम सभी जी जानते हैं। और स्वाद तो अधूरा रहता ही है, और साथ में जो आप बता रहे हैं कि पोषक तत्वों से भरपूर रहती है, शरीर में सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है। जी जी सर, पौधों को कैसे तैयार करेंगे? जैसे अगर हम देखो, चाह रहे हैं कि अभी शीतकालीन सब्जियां लगाएं, टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है। पौधशाला का स्थान थोड़ा ऊंचाई पर व जी ढलान हो, ताकि वहाँ पानी का भराव ना हो जी और बरसात का पानी आसानी से बाहर निकल जाए। जी साथ में सिंचाई की सुविधाएं पास में उपलब्ध होना चाहिए जी। और हल्की बालू जो है मिट्टी होना चाहिए। अच्छा। और पौधों को जो है सूर्य का प्रकाश पूरा दिन मिलता रहे। बिल्कुल। जो सुबह की लाल धूप होती है वो पौधों की बढ़वार के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही पौधशाला 3 से 4 सेंटीमीटर 3 से 4 मीटर जी और 1 मीटर चौड़ी जो है क्यारी बनाते हैं। जी दो क्यारियों के बीच में 30 से 40 सेंटीमीटर का स्थान छोड़ते हैं, जी, ताकि जिससे उनको कि अच्छा पोषक तत्व भरपूर मिले। जिससे कि हम खरपतवारों की निराई गुड़ाई के लिए और सिंचाई की जो है सुविधा आसानी से जो है हम कर सकें। और सर, बीज कौन से वाले इस्तेमाल करने चाहिए पौध तैयार करने के लिए? बीज कहाँ से ले सकते हैं अपन? बीज जो है हम जो जो किसान भाई केवी के जो होता है कृषि विज्ञान जी 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 जी। केंद्र में जाकर वहाँ से सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणीकृत बीज का ही प्रयोग नर्सरी में करना चाहिए। अच्छा, और ये उपचारित रहते हैं बीज? जी इसके लिए उपचार के लिए हमें 0.2% कार्बेंडाजिम जी। अथवा जैविक फफूंदनाशी दवा 0.5% से ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके बोना चाहिए। अच्छा जी। तो इस तरह से बीज, उपचारित बीज आपको केवी के, जहाँ भी जो सेंटर हैं केवी के आपके आसपास, आप वहाँ से बीज ले सकते हैं। और सर ने जिस तरह से बताया, आप उस तरह से बिल्कुल पौध तैयार करें, तो आपकी एक अच्छी शीतकालीन सब्जियां उगाने की एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल जी सही कहा ना सर? जी जी और सर, जैसे हम लोग अभी आपने बताया कि हमारी सब्जियों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जी। तो अपन एक पोषक तत्व प्रबंधन भी किस तरह से कर सकते हैं? पोषक तत्व प्रबंधन के लिए इसके लिए इसकी किस्म, सब्जियों की किस्म व मृदा की जो मात्रा जो मृदा की जो मात्रा होती है उसके जी। ऊपर निर्भर करता है। अच्छा जी। इसलिए हमें खेत की अंतिम जुताई के समय अच्छा 5 से 8 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जी। प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। मिर्च, टमाटर, बैगन में नाइट्रोजन 80 से 100 केजी जी और पोटास जो है 40 से 50 केजी और जी। फास्फोरस 50 से 60 केजी की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और बाकी के खादों की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय डालें
और नाइट्रोजन की शेष बची हुई मात्रा को जी। 2 बराबर भागों में बांटकर अच्छा। जो है 30 से 40 दिन के अंतराल पर एक भाग और दूसरा भाग जो है 60 से 65 दिन के अंतराल पर खड़ी फसल में डालना चाहिए। साथ ही जो टमाटर की जैसे टमाटर के छिलकों में जो है फट जाते हैं, जी जी इसमें बोरोन तत्व की कमी होती है जी। और इस बोरोन तत्व की कमी को पूरा करने के लिए हमें 0.2 से 0.4% बोरेक्स का छिड़काव जो है फल बनते समय करना चाहिए। और सब्जियों की जो माने फसलों में फूल व फल जो है माने गिर जाते हैं, जी जी जी। तो इसकी रोकथाम के लिए नेप्थिलीन एसिटिक एसिड का 5 से 7 ml जो है प्रति टंकी के हिसाब से जी। फल बनते समय छिड़काव करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि जो पोषक तत्व एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये जो आपको चाहिए, उसके लिए आप अगर खाद इस्तेमाल करते हैं, जैविक खाद, मिट्टी में जुताई के समय खेतों को जब आप जोतते हैं उसी टाइम अगर खाद इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सब्जियों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा बिल्कुल आप ले सकते हैं और इससे आपकी गुणवत्ता सुधरेगी सब्जियों की और बहुत अच्छा उत्पादन भी आप ले सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया। सर, एक खरपतवार हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, सब्जी की फसलों को खास तौर पर। तो पौधों की किस अवस्था में हमें खरपतवार पर काम करना शुरू करना चाहिए कि हम अपनी फसलों को खरपतवार से बचा सकें? खरपतवारों का प्रकोप यदि सही समय पर नहीं रोका गया तो ये मेन फसल के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो है उनकी बढ़वार को रोकते हैं। इसके लिए आमतौर पर जो है खरपतवार सब्जियों के बीज के साथ उग जाते हैं जी। इसलिए हमें शुरू से ही प्रमाणीकृत बीज का उपयोग करना चाहिए। अच्छा। रासायनिक नियंत्रण के लिए पेंडीमिथिलीन 3.3 जी। लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। जी सर, इसका आपने जो अभी तरीका बताया, इसका रासायनिक तरीके से हम कैसे खरपतवार को खत्म कर सकते हैं, उसका नाम जरूर बताइए ताकि हमारे किसान भाई उसको नोट कर सकें। पेंडीमिथिलीन 3.3 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर जी रोपाई से पहले खेत में छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आपने ये नोट कर लिया होगा, ये बहुत विशेष बात है ताकि आपकी फसलों में, आपके खेतों के बीच में खरपतवार आपकी सब्जियों के पोषक तत्वों को ना लें और एक अच्छी गुणवत्ता वाला आप सब्जियों का उत्पादन कर सकें। अच्छा सर, एक ठंड के मौसम में एक बहुत बड़ी बात, एक सवाल उठकर आता है कि सिंचाई किस तरह करें, क्योंकि सुबह रात में तो ठंड पड़ती है। जी, तो किसान जो है वो कई तरह से सिंचाई करते हैं सब्जियों में, लेकिन अगर उन्नत तकनीकी से सिंचाई की जाए तो सब्जियों की गुणवत्ता व उत्पादन को सुधारा जा सकता है। जैसे टपक विधि से सिंचाई से पौधों में सीधे पोषक तत्वों को दिया जाता है। इससे पौधों में नमी बनी रहती है और आसपास का भाग सूखा रहता है, जिससे खरपतवारों की समस्या भी खत्म हो जाती है। साथ ही जहाँ पर ऊंची नीची भूमियाँ होती हैं वहाँ पर एक समान रूप से जो है सिंचाई कर सकते हैं और इससे 60 से 70% तक पानी की बचत होती है। साथ ही 20 से 30% तक की फसल में अच्छी वृद्धि होती है। अच्छा। और इसके अलावा हम जो है स्प्रिंकलर या फुब्बारा विधि से पानी को पौधों के ऊपर बरसात के रूप में जो है गिराते हैं। इससे खेत में जल भराव भी नहीं होता और साथ ही पोषक तत्वों को या खाद एवं उर्वरक को सिंचाई के साथ जो है फसल पर छिड़काव करते हैं। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जहां पर पानी की समस्या बहुत अधिक होती है। बिल्कुल सही बात सर। वैसे अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है, आगे आगे तापमान और गिरेगा, तो ये सब्जियों की फसल को किस तरह के नुकसान की आशंका होती है? कीड़े या रोग, इस तरह क्या समस्या सामने आती हैं? सब्जियों की फसल में अगर हम रोग की बात करें जी, तो जीवाणु उकटा रोग, झुलसा रोग, आर्द्र गलन रोग और विभूतिया रोग जी, जो है मिर्ची में होता है पर्णकुंचन रोग जी, ये सब रोग जो है शीतकालीन सब्जियों को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। जीवाणु उकटा रोग के प्रबंधन के लिए जी, सबसे पहले जीवाणु उकटा जो रोग है वो मिर्च टमाटर की फसलों को हानि पहुंचाता है और इससे प्रभावित पौधे
पीले पड़कर मुरझाकर अच्छा। गिर जाते हैं। अच्छा। इसके प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। जी। खेत में पड़े हुए पुराने डंठलों को एकत्रित करके नष्ट कर दें। 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। जी। और बीज को बोने से पूर्व 0.2% कार्बेंडाजिम अथवा जैविक फफूंदनाशी दवा 0.5% प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। बिल्कुल। पौधों की जड़ों में स्टेप्टोसाइक्लिन 1000 ppm या 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से जो है खड़ी फसल में उसका छिड़काव करना चाहिए। अच्छा, तो ये रासायनिक तरीका है, आप रोगों से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। खैर, ये चर्चा अभी यूं ही जारी रखेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सर, रोग की बात कर रहे थे, जैसे आपने मुझे बताया था कि मिर्ची के पौधे में पत्तियां मुड़कर गिर जाती हैं, ऐसे किसान भाई पहचान कर लेते हैं। और रोग जो आपने विभूतियां बताया और दूसरे रोग बताए, किसान भाई इनकी पहचान कर सकते हैं क्या अगर खेत में चक्कर लगाएं तो? जी बिल्कुल पहचान कर सकते हैं। अगर हम विभूतिया रोग की बात करें तो इसमें पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन पर सफेद चूर्ण जमा हो जाता है। अच्छा। जिससे पत्ते पीले होकर मुरझाकर गिर जाते हैं। जी। और जैसे जैसे नम वातावरण होता है उसमें इस रोग का प्रकोप बहुत अधिक होने लगता है। जी। इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को जो है संक्रमित पौधे को उखाड़कर अच्छा बाहर कर देना चाहिए। और रासायनिक नियंत्रण के लिए कैराथिन या घुलनशील सल्फर की 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर मात्रा जो है मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जी जी। तो सर, किसान भाइयों, ये रासायनिक बचाव का तरीका है कैराथिन और घुलनशील सल्फर, ये सर ने बताया, तो इस तरह से आप बिल्कुल रोगों से निजात पा सकते हैं। सर, कीड़ों की बात भी मैं करूंगी। रोगों के साथ साथ कीड़े लगने की भी संभावना होती है ठंड के मौसम में, जब पाला पड़ता है तो और ज्यादा। तो कौन कौन से कीड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं? फसलों में मुख्य रूप से फली छेदक जी एवं रस चूसक कीटकों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। फली छेदक कीट की इल्ली जो होती है वो कच्चे व पके फलों को खाती है। अच्छा। और जो तना होता है उसमें अंदर घुसकर जो है पौधे की आहार नलिका को प्रभावित करती है, जिससे पौधे सूखकर मर जाते हैं। बिल्कुल। इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई खरपतवारों को जो है नियंत्रित करें। और इसके साथ ही 20 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में लगाना चाहिए, जिससे नर कीटों के प्रजनन को रोका जा सकता है। जी। इसके साथ ही जैविक कीटनाशक बावेरिया बैशियाना 1000 मिलीलीटर अथवा NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जी। इसके अलावा एमामेक्टिन बेंजोएट की 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है फसलों में छिड़काव करें। अगर हम बात करें रस चूसक कीटकों की, तो इसमें एफिड्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और माइट ये सब आते हैं, जो पौधों की पत्ती को का जो रस चूस कर
और जो है उसको कमज़ोर कर देते हैं, और ये विषाणु जनित रोगों का भी संक्रमण रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे में तक करते हैं। पहुंच जाता है, संक्रमण पहुंच जाता है। जी, इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई खरपतवारों को नष्ट कर उनके जो है कीटों के आश्रय को खत्म करें, जी और जब सब्जियों की बुआई करते हैं तो उनके बीच में सोयाबीन या मूंगफली अथवा जो है चना उड़द की फसलों अच्छा। का को जो है बोना चाहिए, जैसे जिससे क्या है कि मेन फसल पर इसका प्रकोप जो है कम हो जाएगा, और जी। तब तक जो है प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही बोने से पूर्व जो है बीज को इमिडाक्लोप्रिड 600 अथवा जी थायोमिथेक्सेम 70 WP की 3 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जी, तो ये बिल्कुल रासायनिक तरीके हैं, और उम्मीद है किसान भाइयों आपने इन दवाइयों के नाम नोट कर लिए होंगे, इमिडाक्लोरोपेड और थायोमिक्स। तो किसान भाइयों आप बिल्कुल इनका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा सर, ये कीड़े हम पहचानना चाहें तो ये कैसे पहचान सकते हैं? एक रस चूसक जो आपने बताया मुझे, ये पत्ती की निचली सतह पर ग्रीन कलर के जो है पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। अच्छा, जी, और ये जो तने में घुसकर खोखला कर देते हैं, ये हाँ। भी यही रहते हैं क्या? ये जो है वो सुड़ी होती है। अच्छा। हाँ, जो फली छेदक सुड़ी होती है, ये जो है कच्चे व पके फलों को खाती है। अच्छा, जी, तो इस तरह से किसान भाई उसको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, मतलब अगर जी, वो जी। पत्ता तोड़कर फेंक दें तो बच सकता है ऐसा? जी, 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 बिल्कुल। जो है संक्रमित पौधे को उखाड़ कर जी जो है अलग कर देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के पूरी फसल को जो है संक्रमित कर सकता है। अच्छा सर, एक पौध प्रबंधन पर एक मैं सवाल कर रही थी पहले आपसे, मैं उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगी कि वो ज़रूर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि किस तरह वो शुरुआत कर सकते हैं सब्जियां उगाने की खेत में। जी, जो छोटे किसान भाई हैं वो संकर बीज होने के कारण खरीद नहीं पाते, संकर बीज के जो महंगे होने के कारण जी। खरीद नहीं पाते हैं। इसके लिए रोग व कीट रहित जी स्वस्थ पौधों को प्राप्त करने के लिए प्रो ट्रे अथवा कीट अवरोधी नेट हाउस या पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में पौध तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए 4 भाग कोकोपीट, 4 भाग बर्मी कंपोस्ट और 1 भाग परलाइट और 1 भाग बर्मी कोलाइट की आवश्यकता होती है। जी इन सभी को मिलाकर जो है एक मिश्रण तैयार करते हैं और 200 प्रो ट्रे भरकर प्रत्येक पिट में एक बीज डालते हैं। जी इसके बाद जो है 1 हेक्टेयर के लिए 18,500 पौध तैयार कर सकते हैं। इसके अंकुरण के 5 से 6 दिन बाद इसको सतत सिंचाई के लिए पॉली हाउस में रख दिया जाता है। जी 18 से 20 दिन के बाद जो है पौध का नाम 18 से 20 दिन के बाद 19:19:19 में NPK जी 5 से जो है 6 ग्राम के प्रति लीटर की दर से जी खेत में छिड़काव करना चाहिए। प्रति लीटर की दर से पौध पर छिड़काव करना अच्छा। चाहिए। इस प्रकार 25 से 30 दिन में नर्सरी की पौध प्रो ट्रे से हम तैयार कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से हम पौध अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सर, सारी सब्जियों का पौध हम इसी तरह से तैयार कर सकते हैं? जी, प्रो ट्रे ये जो है वो बहुत ही जो है सस्ता और अच्छा जो है नर्सरी तैयार करने का जो है तरीका है। और इससे किसान भाई जो है बिजनेस के लिए भी पौध तैयार कर सकते अच्छा। हैं, और जो छोटे किसान भाई हैं वो भी इससे जो है पौध तैयार कर सकते तो हैं। इसमें लागत भी कम आती है और घर के सामान से ही आप ये सब कुछ तैयार कर सकते जी हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें किसी चीज़ की अतिरिक्त ज़रूरत नहीं पड़ती? जी, कोई अतिरिक्त चीज़ की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। अच्छा, तो किसान भाइयों उम्मीद है कि आप ने ये प्रोग्राम अच्छे से देखा होगा और आपको बहुत सारे टिप्स मिले होंगे। सर, मैं वो छोटे छोटे टिप्स भी ज़रूर पूछना चाहूँगी जो किसान भाइयों को आप बताएं कि वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर जी एक अच्छा उत्पादन ले सकें। जी, रोगों व कीटों से बचाव के लिए किसान भाई को जो है शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। जी जैसे जो है प्रमाणीकृत बीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। सही समय पे बुआई करें
और सिंचाई जो है संतुलित मात्रा में माने करें, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करने से जो है नर्सरी में आर्द्र गलन रोग का प्रकोप होता है। बिल्कुल। इसलिए जो है समय पर सिंचाई करें। और इसके साथ ही जो फर्टिलाइज़र देते हैं हम लोग, रासायनिक उर्वरक देते हैं, उसकी संतुलित मात्रा डालें, क्योंकि ज़्यादा संतुलित मात्रा अगर प्रयोग करेंगे तो कीटों का प्रकोप अधिक बढ़ता है। और इसके साथ ही जो पौधों की बढ़वार जो होती है वो एक सीमा तक होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप इन जानकारियों से ज़रूर लाभ लेंगे। और सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और किसान भाइयों, आप लोग देखिए खबरें खेती की और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। गन्ने की खेती, सरसों में खरपतवार नियंत्रण, फफूंदी से बचाए अंगूर और छिंदवाड़ा जिले में हो रही मोती की खेती। और अब खबरें विस्तार से। गन्ने की उन्नत खेती। गन्ने को रेतीली मिट्टी से भारी काली चिकनी मिट्टी, जिसमें कि पर्याप्त नमी, उचित जल निकास व पोषक तत्व धारण वाली मिट्टियों में उगाया जा सकता है। गन्ने को बोने का उपयुक्त समय शीतकालीन एवं बसंतकालीन उपयुक्त रहता है। बोने के पहले टुकड़ों को वीटावैक्स 1 ग्राम दवा प्रति लीटर या बाविस्टीन में 2 मिनट तक डुबोना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में बीज को उपचारित करने पर बीज का अंकुरण अच्छा होता है तथा सबसे अंत में टुकड़ों को एजिटोवेक्टर एवं पीएसबी से उपचारित करना लाभदायक रहता है। 2 से 3 स्वस्थ आंखों वाले रोग रहित गन्ने के टुकड़ों को बीज के रूप में प्रयुक्त करते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद बीज को बदल देना चाहिए। 8 से 9 माह के गन्ने को ही बीज के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। अगर गन्ना ज्यादा उम्र का हो तो उसका ऊपरी आधा भाग ही बीज के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। 1 एकड़ हेतु 40 से 50 क्विंटल 3 आंख वाले टुकड़ों को बुआई हेतु प्रयोग करना चाहिए। गन्ने हेतु 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनानी चाहिए व फरवरी में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर गन्ना लगाना चाहिए। इसके बाद टुकड़ों को मिट्टी से ढक कर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। सरसों में खरपतवार प्रबंधन। सरसों की फसल में चौड़ी एवं सकरी पत्ती वाले लगभग 15 से 20 प्रकार के खरपतवारों की समस्या होती है, लेकिन फसल को सबसे अधिक नुकसान ओरोबैंकी नामक खरपतवार से ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जिसको कई नाम जैसे सरसों का मामा, मरगोजा एवं भूमि फोड़ इत्यादि से जाना जाता है। सरसों फसल के प्रमुख खरपतवार जैसे बथुआ, पीली एवं सफेद सैजी, प्याजी, कृष्णनील, चटरी, मटरी, कासनी, गजरी, दूब, हिरनखुरी, कटेली एवं सत्यानाशी आदि है। खरपतवार नियंत्रण में यांत्रिक विधि सबसे सरल एवं कृषकों द्वारा आसानी से अपनाई जाने वाली विधि है। जिन स्थानों पर मजदूरी की दर सस्ती है एवं निदाई के समय मजदूरों की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, वहां पर यांत्रिकी विधि अधिक लाभकारी होती है। यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही साथ गुड़ाई हो जाने के कारण मृदा में वायु संचार हो जाने के कारण उपज में वृद्धि होती है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथिलिन 1 लीटर सक्रिय तत्व पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पूर्व छिड़काव करना चाहिए। फफूंदी से बचाए अंगूर। अंगूर का गुणवत्ता युक्त भरपूर उत्पादन लेने के लिए फसल को रोग मुक्त रखना जरूरी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी अंगूर में फफूंद जनित रोग के आने का समय चल रहा है। फरवरी तक इसमें प्रकोप बढ़ सकता है। यदि रात्रि का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तथा दोपहर का 24 डिग्री से कम एवं आर्द्रता 60% हो तो इस अवस्था में रोग अधिक फैलता है। पत्तियों और शाखाओं पर रोग की फफूंदी हवा के द्वारा अवसर पाकर फैलती है। फफूंदी की क्रियाशीलता पर निरीक्षण करते रहें तथा पत्तियों और शाखाओं में दिखाई देने पर उसे काट कर नष्ट कर दें। बगीचों में सूर्य प्रकाश की व्यवस्था होनी जरूरी है। इसकी छटनी के बाद रोग आ सकता है। ऐसी अवस्था में हेक्साकोनाजोल 0.05 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव करें। फल तोड़ाई के 25 दिन पहले पहला छिड़काव ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम तथा दूसरा उसके 5 दिन बाद किया जा सकता है। अन्य रासायनिक रोगनाशी का उपयोग तोड़ाई के 1 माह पहले ही कर दें।
छिंदवाड़ा जिले में हो रही मोती की खेती। आजकल मोती की खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कम मेहनत और अधिक मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। अभी तक उड़ीसा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ओडिशा में मोती की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु माना जाता है। कम से कम 15:70:12 फीट या बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 15,000 सीप से मोती उत्पादन किया जा सकता है। खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है, फिर इसे खरीदा भी जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण गोल या डिजाइनदार बीड जैसे गणेश, बुद्ध, पुष्प आकृति डाले जाते हैं। फिर सीप को बंद किया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 2 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। रोजाना इनका निरीक्षण किया जाता है और मृत सीपों को हटा दिया जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है, जिसके लिए इन्हें नायलॉन बैग में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीज चारों ओर जमने लगता है और जो अंत में मोती का रूप ले लेता है। तो किसान भाइयों, खबरी खेती में बस इतना ही। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और किसान भाइयों, आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप हमारा पता नोट करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो इंतज़ार रहेगा आपके पत्रों का। नमस्कार।